हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अनुराग चौहान। आज हम 10th स्टैंडर्ड की सेकंड पोएम जिसका नाम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, सेंट्रल आइडिया एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द आंसर पढ़ेंगे। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट फायर एंड आइस। इस वीडियो में आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फायर एंड आइस एक शॉर्ट, ब्यूटीफुल एंड सिंबलिक पोएम है। जैसा कि इसका नाम है फायर एंड आइस जैसा कि इसका नाम है फायर एंड आइस, इसका लिटरली मीनिंग तो आग और बर्फ होता है। बट जो मैसेज पोएट हमें देना चाहता है उसने इनको एज अ सिंबल यूज किया है ह्यूमन इमोशंस के लिए। तो इस पोएम में हम देखेंगे कि फायर किसका सिंबल से एंड आइस किसका सिंबल से एंड व्हाट मैसेज पोएट वांट्स टू कन्वे अस। ओके, सो फर्स्ट रीड दिस पोएम। Some says the world will end in fire. Some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor studies। देखिए, आप फायर और आइस का लिटरली मीनिंग और जो पोएट बोलना चाहता है उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बेस्ट करूंगा आपके लिए। ठीक है, देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत आग से होगा। सम सेज इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से होगा। यानी कि जब सूरज की हीट ज्यादा हो जाएगी तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। या फिर दूसरी थ्योरी ये है साइंटिस्ट की कि बर्फ और पानी ये कारण बनेगा दुनिया को नष्ट करने का। फिर आगे पोएट कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम व्हाट, उससे जो मैंने डिजायर, इच्छा का, यहाँ पे टेस्टेड का मतलब होता है अनुभव किया है। मतलब मैंने जो इच्छा का अनुभव किया है उससे आई होल्ड विद दोस्त, मैं उन लोगों के साथ हूं हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। यानी कि वो लोग जो ये कहते हैं कि दुनिया आग से नष्ट होगी, तो पोएट उनका साथ दे रहा है, कह रहा है कि मैं भी उन्हीं लोगों के साथ हूं जो ये बात कहते हैं कि दुनिया आग से नष्ट होगी। अब यहाँ पर आग, फायर एज ए सिंबल यूज किया गया है ह्यूमन इमोशंस, एक्सट्रीम डिजायर, पैशन, लस्ट, इन चीजों के लिए। जब ये एक्सट्रीम हो जाती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा घातक होती हैं, और जब सभी लोगों में ये चीजें आ जाएंगी एक्सट्रीमली तो वो सभी आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएंगे। फिर सेकेंड स्टेज में देखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन यदि इसे दो बार नष्ट होना पड़ा, लेकिन यदि इसे दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार, पेरिस मतलब मरना या नष्ट होना पड़ा। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ इट, कि मैं पर्याप्त घृणा को जानता हूं। मतलब मैं घृणा को अच्छे से जानता हूं। टू से दैट, कहने के लिए कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, कि बर्फ भी महान है, एंड वुड भी सफाइस। सफाइस का मतलब है बी सफिशिएंट, पर्याप्त होगी, कि बर्फ से जो विनाश होगा वह भी महान होगा और वो पर्याप्त भी होगा। ठीक है, ये थी आपकी पोएम। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक तो साइंटिस्ट ने जो ओपिनियन दिए है कि दुनिया का अंत आग से होगा या बर्फ से होगा, तो पोएट ने इनको सिंबॉलिक रूप से यूज करके ह्यूमन इमोशंस का सिंबल बना दिया है। फायर को सिंबल बनाया है डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर, पैशन, इस तरह की जो ह्यूमन इमोशंस है उनका। और आइस को सिंबल बनाया है मतलब कोल्ड इमोशंस का, जैसे कि तुम्हारा हेट्रेड है ना, इनडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप है, इन सब चीजों को सिंबल बनाया है आइस को। ठीक है, तो ये पोएम थी। तो यहाँ पर हमने दोनों कॉन्सेप्ट देखा कि साइंटिस्ट ने क्या कहा, और उन्हीं साइंटिस्ट की ओपिनियन पर राइटर ने ह्यूमन इमोशंस को बताया है और फायर एंड आइस को एज ए सिंबल यूज किया है। अब हम देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। तो आपने पहले देखा फायर, यहां पर फायर आयर आ रहा है, फायर आइस अलग है, फायर, डिजायर एंड फायर। यहां पर आयर 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 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ए ए ए। फिर यहां पर है आइस, आइस, ट्वाइस, आइस, सफाइस। तो यहां पर जहां पर आइस आ रहा है
उसको हमने ले लिया बी, आइस, टू आइस, बी, आइस, ये तो खुद आइस ही है बी, एंड सफाइस, सफाइस, ये भी हो गया हमारा बी। अब क्या बचा है, हमारा बचा है हेट। हेट राइम्स विथ ग्रेट, दोनों के लास्ट में टा साउंड आ रहा है, तो ये हमने ले लिया सी एंड सी। 10 इस तरह से इस पोएम की हमारी राइमिंग स्कीम हुई, ए बी ए, ए बी सी, ए बी सी, बी सी बी, बी सी बी। आई होप आपको इसकी राइमिंग स्कीम समझ पड़ गई। राइम को हिंदी में कहते हैं तुकान, मतलब वो वर्ड जिनकी लय मैच करती है। तो हमने देखा फायर, डिजायर और फायर ये मैच करते हैं, सेम लगते हैं, तो हमने इनको ए नाम दे दिया। आइस, अब वो वर्ड्स जिनके लास्ट में साउंड निकलता है आइस, तो उनको हमने बी दे दिया, आइस, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस। एंड लास्ट में बचा है हेट, इसके लास्ट में टा साउंड निकला, हेट, ग्रेट, तो इनको हमने सी दे दिया। तो इस तरह से हमारी राइम स्कीम हुई ए बी सी, बी सी। हम इसके पोएट्री डिवाइसेस देखेंगे। सबसे पहला है एंजाममेंट। एंजाममेंट की डेफिनेशन होती है, आपको लिख के आएगी स्क्रीन पर, आप उसको नोट कर लीजिएगा। एंजाममेंट इज द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस और ए क्लोज अक्रॉस द लाइन ब्रेक। मतलब एंजाममेंट में वो सेंटेंस होता है जिसके लास्ट में कोई सही पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है और वो लाइन ब्रेक के बाद भी चलता रहता है। तो इस पोएम में पहली लाइन जो है, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये इंजाममेंट हो गया। सेम इधर, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है थर्ड लाइन में, तो यहाँ पर भी इंजाममेंट हो गया। लास्ट में आ जाइए, यहाँ पर लिखा है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो हेट के बाद, आइस के बाद और ग्रेट के बाद कोई सा भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये भी यहाँ पर इंजाममेंट का यूज हुआ है। हमारा पोएट्री डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस की डेफिनेशन होती है, इट इज रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड, मतलब वोवेल साउंड का रिपीटेशन इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में अगर वोवेल रिपीट होकर आती है एट डिफरेंट वर्ड्स इन डिफरेंट प्लेसेस, तो वो एसोनेंस होता है, वोवेल साउंड एक ही लाइन में। तो यहाँ पर हमारी फोर्थ लाइन है, इसमें लिखा है आई होल्ड विथ दोज हु, तो यहाँ पे ओ साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया एसोनेंस, इसे एसोनेंस कहा जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की डेफिनेशन होती है, एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन है, बट ये वर्ड के स्टार्टिंग में आती है, मतलब बिगिनिंग में होनी चाहिए, और वर्ड जो हैं, जो वर्ड्स हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होने चाहिए। सो देखते हैं यहाँ पर, सम से सा और सा दोनों का बिगिनिंग साउंड एक ही है और दोनों पास पास भी है, तो ये हो गया तुम्हारा एलिट्रेशन। सेम वर्ल्ड विल, इसमें भी डब्ल्यू साउंड, वह साउंड रिपीट हो रहा है, बिगिनिंग में है, यहाँ पर भी एलिट्रेशन हो गया। सेम हेयर, सम से सा साउंड यहाँ पर हो रहा है, दोनों ही वर्ड पास पास में और दोनों की स्टार्टिंग लेटर जो हैं वो सा हैं, एस है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा एलिट्रेशन हो गया। यहाँ पर फोर्थ लाइन के लास्ट में दिया है फेवर फायर, यहाँ पर फा साउंड का रिपीट हो रहा है और दोनों ही इनिशियल लेटर हैं, तो यहाँ पर भी तुम्हारा एलिट्रेशन हो गया। इसके बाद आता है तुम्हारा एनाफोरा। एनाफोरा की डेफिनेशन होती है, द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड, किसी वर्ड का रिपीटेशन और एक्सप्रेशन या किसी एक्सप्रेशन का रिपीटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन, मतलब दो लगातार या दो से अधिक लाइनों में लगातार एक वर्ड या एक्सप्रेशन बार बार रिपीट होता है, तो उसे एनाफोरा कहते हैं। तो इन दिस पोएम सम से ये वर्ड है, ये दोबारा रिपीट हुआ है उसके बाद वाली लाइन में, तो ये दोनों लाइनों की स्टार्टिंग सेम वर्ड से हो रही है, तो यहाँ पर ये एनाफोरा हो गया। ठीक है, लास्ट में आता है आपका पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन की डेफिनेशन होती है, पर्सनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब किसी निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण दे देना,
मानवीकरण कहलाता है, पर्सनिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर फायर एंड आइस जो इस पोएम में दिए हैं ये दोनों एलिमेंट हैं, है ना। फायर एंड आइस दोनों एलिमेंट हैं, बट ये जो काम कर रहे हैं ये इंसानों वाला काम कर रहे हैं, मानव वाला काम कर रहे हैं, तो इनको मानव बनाकर प्रेजेंट किया गया है। जैसे ये अपने आप में एलिमेंट जो होता है वो अपने आप में कोई काम करने के लायक नहीं होता है, बट इस पोएम में बताया जा रहा है कि फायर कुछ काम कर रही है और आइस भी कुछ काम कर रही है, तो इनको पर्सनिफाइड किया गया है। तो इसमें पर्सनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। आफ्टर पोएटिक डिवाइसेस हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया। बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है, आप दो बार पढ़ेंगे और इसको लिख लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई एक सुंदर और छोटी कविता है। दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम, ये एक सिंबॉलिक कविता है, ये एक प्रतीकात्मक कविता है। मतलब प्रतीकात्मक का मतलब ये होता है कि फायर एंड आइस का जो लिटरेरी मीनिंग है वो इस पोएम में कुछ और है। ये किसी ये तो ह्यूमन इमोशंस के लिए, जैसा कि आपने पोएम में पढ़ा, ह्यूमन इमोशंस के लिए सिंबल बना के यूज़ किया गया है, इसीलिए इनको कहा गया है सिंबॉलिक पोएम। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट प्रेडिक्ट्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइदर ऑफ टू वेज, बाय फायर और बाय आइस। इस कविता में द पोएट प्रेडिक्ट्स दैट, कवि भविष्यवाणी करता है कि द वर्ल्ड विल एंड इन आइदर ऑफ टू वेज। इन आइदर ऑफ टू वेज का मतलब होता है दो तरीकों में से किसी एक में दुनिया का अंत होगा। वो तरीके कौन से? बाय फायर और बाय आइस, या तो बाय फायर आग से होगा या बर्फ से होगा। अकॉर्डिंग टू हिम, कवि के अनुसार, उनके अनुसार, उसके अनुसार, फायर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डिजायर, ग्रीड, क्रूएल्टी एटसेट्रा। उसके अनुसार जो फायर है वह क्रूएल्टी, ग्रीड, क्रूएल्टी मतलब निर्दयता, ग्रीड लालच, डिजायर इच्छा के लिए खड़ा है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। फायर किसका प्रतिनिधित्व करता है? फायर ह्यूमन इमोशंस जैसे इच्छा, लालच और निर्दयता इत्यादि, और उसके लिए प्रतिनिधित्व करता है। आगे लिखा है, द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, जितना ज़्यादा, द मोर जितना ज़्यादा, यू ट्राई तुम प्रयास करते हो, टू सेटिस्फाई देम उनको संतुष्ट करने का, द मोर उतना ज़्यादा, देख लो वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसे ह्यूमन इमोशंस जिनको जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जाता है और वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसको फायर का सिंबल बनाया गया है, उनके लिए फायर को सिंबल बनाया गया है। देयर इज़ नो एंड टू देम, और इन ह्यूमन इमोशंस का कोई भी एंड नहीं है। देयर इज़ नो एंड टू देम, उन ह्यूमन इमोशंस का कोई भी एंड नहीं है। दस, इस तरह से, द पोएट रिमेन्स विद द पीपल हु साइड फेवर, इस तरह से कवि उन लोगों के साथ रहता है जो आग का पक्ष लेते हैं या जो कहते हैं कि दुनिया आग से नष्ट होगी। हु साइड फेवर फायर, जो फायर की साइड लेते हैं। ही फर्दर सेज दैट, वह आगे कहता है कि इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, यदि दुनिया को दो बार खत्म होना पड़ता, आइस वुड ऑल्सो बी एबल टू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली, तो बर्फ भी पूरी तरह से उसे, इट यूज़ किया गया है, इट इज़ प्रोनाउन ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का मतलब द वर्ल्ड के लिए इट प्रोनाउन यूज़ किया गया है, तो बर्फ पूरी तरह से उसे नष्ट करने में सक्षम होती। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप। बर्फ जो है, इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों में उदासीनता, जो आजकल उदासीनता आ गई है रिलेशनशिप में, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता है, सब अपने मतलब से रहते हैं, वो कोल्डनेस रूखापन, हेट्रेड नफरत या घृणा के प्रतिनिधित्व करती है। तो आइस जो है मानवीय संबंधों में उदासीनता, रूखापन और घृणा का प्रतिनिधित्व करती है। सो आइस, ये सिंबल है हेट्रेड का, तो आइस इज ऑल्सो एज पावरफुल,
अतः बर्फ भी उतनी शक्तिशाली है, एज पावरफुल, उतनी पावरफुल है एज फायर, जितनी फायर है। अब फायर का मतलब तो आप जानते ही, फायर यहाँ पर ह्यूमन डिजायर के लिए यूज़ किया गया है और आइस को यूज़ किया गया है हेट्रेड के लिए। तो इनडायरेक्टली पोएट वांट टू से दैट हेट्रेड इज ऑल्सो एज पावरफुल, नफरत भी उतनी पावरफुल है जितनी डिजायर। आइस एंड फायर आर इक्वली एबल टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड कंप्लीटली। आइस, बर्फ और फायर दोनों बराबर सक्षम है, इक्वली एबल है, इक्वली सक्षम है, केपेबल हैं टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड कंप्लीटली, दुनिया का पूरी तरह से अंत करने में। ये आपका सेंट्रल आइडिया है। नाउ यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और उसके आंसर्स दिए हैं। मैं आपको एक बार उनका अर्थ समझा देता हूँ, उसके बाद आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है कि दुनिया का अंत कभी होगा? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर? हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा अगर, इफ द सन गेट सो हॉट, कि सूरज इतना गर्म हो जाए कि इट बर्स्ट, कि वह फट जाए, और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, या फिर और ज़्यादा ठंडा हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेनी थ्योरीज, मतलब बहुत सी थ्योरीज आर प्रेजेंट, उपलब्ध हैं, अबाउट एंड ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के खत्म होने के बारे में। तो मेनी थ्योरीज आर प्रेजेंट अबाउट एंड ऑफ वर्ल्ड, बहुत सी थ्योरीज दुनिया के खत्म होने के बारे में प्रस्तुत हैं, उपलब्ध हैं। आई डू बिलीव, मैं भी विश्वास करता हूँ, मैं भी मानता हूँ कि द वर्ल्ड विल एंड समडे, दुनिया एक दिन, किसी दिन खत्म हो जाएगी। बिकॉज, क्योंकि एनीथिंग दैट हैज़ अ बिगिनिंग, किसी भी चीज़ जिसकी शुरुआत होती है, विल हैव एन एंड, किसी भी चीज़ जिसकी शुरुआत होती है, दैट हैज़ अ बिगिनिंग, जिसकी एक बिगिनिंग होती है, विल हैव एन एंड, उसका एंड भी होता है, उसका खात्मा भी होता है। द सन बीइंग टू हॉट, सन का बहुत ज़्यादा गर्म होना, और या टू कोल्ड, या बहुत ज़्यादा ठंडा होना, वुड इफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल क्रिएचर ऑन दिस प्लेनेट, इस ग्रह पर सभी प्राणियों के जीवन को प्रभावित करेगा। इस तरह से द वर्ल्ड विल कम टू एंड, इस तरह से दुनिया का अंत हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये आंसर दिया है, आप इसको एक बार और अपने आप से पढ़िए और उसको लिख लीजिए। नाउ सेकेंड एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? पोएम की तुकांत क्या है? हाउ डज इट हेल्प, ये किस प्रकार सहायता करती है, इन ब्रिंगिंग आउट, निकालने में, द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, विपरीत विचारों को, इन द पोएम में। यह जो राइमिंग स्कीम है, ये पोएम में विपरीत विचारों को निकालने में किस प्रकार सहायता करती है? इसका आंसर बहुत ही सिंपल दिया है, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, कविता की राइमिंग स्कीम इज है ABCB, यहाँ पर B है, BCB। इवन दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस प्रेजेंटेड इन पोएम, कविता में दिए गए आइस, बर्फ और आग के विपरीत विचारों को निकालने में ये राइमिंग स्कीम भी मदद करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आप इसको तैयार कर लीजिए, इसको लिख लीजिए